हेलो डियर स्टूडेंट, दिस इज सुरेश साहू फ्रॉम लाइफ साइंस ट्यूटोरियल। चलिए बेटा, हमारे पीजीटी में पहला जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है, जिसका नाम था आपका सेल यूनिट ऑफ लाइफ। अब जो हमारा सेकंड चैप्टर है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सेल के सीक्वेंस में ही हम चलेंगे। ठीक है, आपके लिए मैं बहुत बेहतर वीडियो कंटेंट में बनाने जा रहा हूँ। अभी वीडियोस में बहुत सारे मॉडिफिकेशन भी हो रहे हैं बेटा। हमारा जो पेड पीजीटी कोर्स है वो आपके लिए बहुत बेस्ट है यदि आप छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं और पीजीटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो फिर ये वीडियो कंटेंट आपके लिए बेस्ट होगा। ओके, सो चलिए, हमारा जो सेकंड चैप्टर है वो है आपका सेल साइकिल एंड डिवीजन, जिसको हम इस सीरीज में कंप्लीट करेंगे। ये वीडियोस आपको हमारे सुदेश सर बायोलॉजी के चैनल पे फ्री में मिल जाएगा। एक से दो चैप्टर हम अपने स्टूडेंट को फ्री में प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि आप क्वालिटी देखो। अच्छा, हर एक चैप्टर कंप्लीट होने के बाद हम आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस का 50 क्वेश्चन का सेट प्रोवाइड कर रहे हैं और उसके बाद में बेटा 50 क्वेश्चन की लाइव टेस्ट सीरीज भी आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। करना कुछ नहीं है, बस आपको www.lifesciencetutorial.com में जाना है, अपना ईमेल और अपना मोबाइल नंबर ऐड करके आप उसमें चेक इन कर सकते हैं। वहां पे बेटा तीन कोर्सेज है। एक आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का पीजीटी कोर्सेज आपको मिल जाएगी, साथ में आपको मिल जाएगा बेटा सीजी स्टेट का पीजीटी एग्जाम का टारगेट, जो कि मेन हम उसी को फोकस कर रहे हैं अभी। और उसके साथ साथ आपको मिल जाएगा सीजी सेट एंड सीएसईआर नेट के कोर्सेज। ठीक है, तो जो भी आपके कोर्सेज है, जो भी आप चाहते हैं, जो भी आपका सपना है, वो यदि पूरा करना है तो वहां पे आइए और जो भी आपके नीड के कोर्सेज होते हैं उसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऑफर भी चल रहा है बेटा, हमारा पीजीटी का कोर्स बहुत सस्ते में चल रहा है। 5,000 रुपए का कोर्स में 1,000 रुपीज का कूपन आप लगा सकते हैं और आपको ये कोर्स मिलेगा 3,999 रुपीज में। ठीक है, तो चलिए मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करता और स्टार्ट करते हैं हमारा पहला टॉपिक, जिसको हम कहते हैं बेटा सेल साइकिल एंड डिवीजन। तो सबसे पहली बात, ये जो सेल साइकिल एंड डिवीजन है, अच्छा, हमारा जो ये वीडियो लेक्चर सीरीज है बेटा, मेनली हम टारगेट कर रहे हैं हिंदी मीडियम के स्टूडेंट को, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैंने इंग्लिश मीडियम में कोर्सेस लॉन्च की थी तो हिंदी मीडियम के बच्चों को बहुत परेशानी आई थी और उन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि सुदेश सर, हमारे लिए भी ऐसा कोर्सेज बनाइए जिसमें, क्योंकि आपको पता है कि हिंदी मीडियम में कंटेंट्स मिलना बहुत मुश्किल होता है और एक अच्छा बुक भी आपको नहीं मिलेगा यदि आप पीजीटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो वही, ये तो मेरी ड्यूटी है कि मैं यदि आपसे कुछ पैसे ले रहा हूं तो उसके साथ मैं आपको बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करूंगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो आप हमारे वेबसाइट में जाके चेक कर सकते हैं, मेरे बारे में जान सकते हैं और यदि आपको मुझ पर भरोसा है तो आप हमारे कोर्सेज को परचेस कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। सबसे पहले, जैसे कि आप सभी को नॉलेज होगा कि ये जो सेल साइकिल एंड डिवीजन की बात चल रही है, ठीक है, सेल साइकिल एंड डिवीजन की बात चल रही है बेटा, तो मुझे बताओ सेल डिवीजन क्यों जरूरी है। यदि हम बोले कि भैया सेल डिवीजन की आवश्यकता क्यों पड़ी, यदि हम बात करें, देखो यहाँ पे कलर चेंज करो, मैं बहुत सिंपली नोट करेंगे। ठीक है, क्या बोल रहे भाई, सेल, अच्छा हिंदी में भी नोट कर लो पहले। सेल डिवीजन की बात कर रहे हैं, मतलब कोशिका चक्र और विभाजन है बेटा। ठीक है, यहाँ पे हिंदी में नाम आ जाएगा कोशिका चक्र। ठीक है, एवं नाम हो जाएगा इसका विभाजन। ठीक है, ये दो क्राइटेरिया को हमको इस चैप्टर में बेटा कवर करना है। ठीक है, क्या क्या कवर करेंगे, कोशिका चक्र और विभाजन को हम कंप्लीट करेंगे, बहुत अच्छे तरीके से कंटेंट को हम कवर करेंगे। ठीक है, तो मुझे ये बताओ, हमारे बॉडी में सेल डिवीजन की नीड क्यों पड़ती है। मुझे लगता है दो चीजें। जब आज दुनिया में आए होंगे तो आप छोटे से बच्चे थे, आज इतने बड़े हो गए हैं। क्या रीजन है, क्योंकि बेटा आपके बॉडी में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक है, तो यदि मैं बोलूं कि सेल डिवीजन की नीड क्यों पड़ी, यहां पे लिखा मैंने सेल डिवीजन, और हम बोलते हैं भाई कि सेल डिवीजन की नीड या इसकी जो आवश्यकता है बेटा, ठीक है, वो दो कारणों से पड़ी है। क्या दो कारणों से, आपके बॉडी का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, मतलब ये बोल सकते हैं मानव बॉडी का, अच्छा मानव के शरीर बस की बात करें क्या, मानव शरीर बोल दो या फिर कोई भी ऑर्गेनिज्म की बात कर लेते हैं।
ठीक है, कोई भी ऑर्गेनिज्म की बात कर लेते हैं, तो इनके विकास की बात करेंगे तो मानव शरीर के विकास के लिए, और दूसरा बेटा, यदि आपको रिप्रोडक्शन करना है, अपनी पॉपुलेशन बढ़ाना है, तो भाई रिप्रोडक्शन किसके थ्रू करेंगे? सेल डिवीजन के थ्रू करेंगे। आपको पता होगा कि प्रोकैरियोटिक सेल में जब डिवीजन होती है, एक सेल डिवाइड करता है, तो वहां पे ये बात आ जाती है कि वो अपने पॉपुलेशन को इंक्रीज कर रहा है। मगर यूकेरियोट में ऐसा नहीं होता, क्योंकि सेल डिवाइड करके नए ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस नहीं करते, बेटा सेल डिवाइड होकर के गैमेट बनाते हैं, दोनों गैमेट फ्यूज करके आगे चल के जाइगोट बना करके अलग अलग ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट करते हैं। तो भाई प्रोकैरियोट में तो डिवीजन ही रिप्रोडक्शन है। तो यहाँ पे जो सेकंड हमारा जो मेन कंपोनेंट आ जाएगा बेटा, वो आ जाएगा आपका रिप्रोडक्शन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? रिप्रोडक्शन की क्राइटेरिया आ जाएगी। मतलब ये कि कोई भी ऑर्गेनिज्म बिना सेल डिवीजन के अपना रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता, चाहे वो सेक्सुअल हो चाहे वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो। ठीक है। दूसरी बात, इस दुनिया में यदि कोई सेल डेवलप हुआ है, बात समझना, इस दुनिया में यदि कोई भी सेल डेवलप हुआ है बेटा, तो हर एक सेल, बात समझना, हर एक सेल डिवीजन कर सकता है। तो याद रखेंगे, सभी सेल में, ठीक है, सभी सेल्स में डिवीजन की प्रक्रिया, डिवीजन मतलब विभाजन की, ठीक है, विभाजन की प्रक्रिया निहित होती है या फिर पाई जाती है। ठीक है, बिना सेल में डिवीजन के ना तो ग्रोथ पॉसिबल है और ना ही उसके नंबर इंक्रीज हो सकते हैं। मतलब ये कि ऑल सेल्स प्रोड्यूस बाय डिवाइडिंग दी सेल्स। ठीक है। रुडोल्फ विर्को ने एक स्टेटमेंट कहा था, इंग्लिश में लिखता हूं बेटा, ई सेलुला। ठीक है, यदि आपको स्टेटमेंट याद होगा, सेल थ्योरी में मैंने आपको बताया था, कोई बता सकता है? यस, क्या है? ओमनी से, यस, हाँ बोलो क्या बोल रहे थे? यस, ओमनी सेलुलर ई सेलुलर करके टर्म्स लिखा हुआ है। इसका मतलब होता है बेटा ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म और सेल, अच्छा हर एक सेल। ठीक है, यहां पे आप बोल सकते हैं, सिंपल से सेंटेंस लिखना है तो एवरी सेल arising from प्री एग्जिस्टिंग सेल बोलता है बेटा। ठीक है, पहले से सेल जो पाया जाता है उसी से डिवाइड होके बनता है। ठीक है, तो यहां पे हिंदी में बोल देता हूं कि सभी सेल, सभी कोशिका की उत्पत्ति, ठीक है, कोशिका की उत्पत्ति जो है पहले से उपस्थित सेल, ठीक है भाई, पहले से उपस्थित कोशिका से या सेल से होती है। ठीक है, यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों को मेंटेन करते हुए चलेंगे, ताकि हिंदी मीडियम के बच्चों को प्रॉब्लम ना हो चीजों को समझने में। ठीक है, और आपको बता दूं कि मैं भी एक हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हूँ, गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा हूं मैं। ठीक है, और आज मैं 6 टाइम सीएसए नेट क्वालिफाइड हूँ, और असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम मैंने क्रैक किया है जूलॉजी में। ठीक है, 2-3 महीने बाद मेरी ज्वाइनिंग है, उसके बाद मैं वीडियोस बनाना बंद कर दूंगा, तो उसके पहले मैं आपके कोर्स को प्रोवाइड करूंगा, कंप्लीट करके जाऊंगा। ठीक है, तो ये देखिए कि भैया हर एक सेल की उत्पत्ति जो होती है बेटा, वो प्री एग्जिस्टिंग सेल या जो पहले से सेल उपस्थित होती है उसी से इनका क्या होता है, ओरिजिन होता है। ठीक है, ये समझ गए। अब यहां पे एक बात देखना कि जो भी सेल होता है, ठीक है, मान लो ये एक सेल है बेटा, तो ये सेल डिवाइड करके दो सेल बनाता है। ये देखो, सेल नंबर ए, सेल नंबर बी, इसका नाम रखते हैं ए और इसका नाम रखते हैं बी। अब मुझे बताओ बेनिफिट कितने का हुआ? अब आपको लग रहा होगा कि जो बेनिफिट है वो कितना हुआ है, 2 हुआ है। तो मुझे ये बताओ कि यहाँ पे आउटपुट कितना हुआ बेटा? एक सेल से 2 सेल प्रोड्यूस हुए हैं। ठीक है, नीचे वाले को पुत्री सेल हिंदी में बोलते हैं बेटा, इंग्लिश में बोलते हैं डॉटर सेल। ठीक है, क्या बोलते हैं? डॉटर सेल बोलते हैं। ये डॉटर सेल है, और ऊपर का पप्पा है बेटा, दैट इज कॉल्ड पेरेंटल सेल कहते हैं।
तो एक पेरेंटल सेल से मान लो 2 डॉटर सेल बन रहे हैं, तो मुझे बताओ कितने सेल की बेनिफिट हुई है। मतलब ये कि आपने 1 रुपए पैसे लगाए हैं और आपको 2 रुपए मिल रहे हैं, तो बेनिफिट कितना हुआ है? 1 रुपए का। लोगों को लगता है एक सेल से 2 डिवाइड होता है, 2 बेनिफिट होती है। ऐसा नहीं होता बिल्कुल भी। एक सेल से 2 प्रोड्यूस होते हैं। एक तो पेरेंटल सेल ही है, दूसरा जो प्रोड्यूस हुआ है वो नया सेल है। बात समझ में आई? तो मुझे बेनिफिट तो सिर्फ एक ही सेल का हो रहा है बेटा, क्योंकि एक सेल पहले से था। ठीक है, तो ये फंडामेंटल है, बेसिक सा, जिसको अपन धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हम ऊपर जाते जाएंगे और चीजों को मैं यहाँ पे डिटेलिंग करूंगा। ठीक है, तो ये बात हो गई कि एक पेरेंटल सेल से 2 डॉटर सेल का प्रोडक्शन होता है। तो यहाँ पे एक पॉइंट बना देते हैं, एक पेरेंटल सेल से। ठीक है, कुछ चीजों को ऐसा ही लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, हिंदी मीडियम वाले भी पेरेंटल सेल ही लिखना। ठीक है, एक पेरेंटल सेल से 2 डॉटर सेल, डॉटर सेल क्या होता है बोल देंगे तो बोलना बेटा प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, प्रोड्यूस होते हैं। बहुत अच्छी बात है कि भैया 2 डॉटर सेल प्रोड्यूस हो गए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे डिवीजन का यदि हम नेचर देखते हैं बेटा, तो सेल डिवीजन ज्यादातर यदि आप देखते हैं इसको तो 2 तरह से होते हैं। अच्छा, उसके पहले एक और चीज को हम ऐड कर सकते हैं क्या, कि भाई क्या हर एक तरह के सेल में सेल डिवीजन होता है? देख लेते हैं। कुछ सेल ऐसे होते हैं जो हमेशा डिवाइड करते हैं। देखना, 3 क्राइटेरिया हम बनाते हैं अपने सेल का। ठीक है, और इसके एग्जाम्पल आप याद करना, क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो क्राइटेरिया। ठीक है, ये क्राइटेरिया नंबर 1 हो गया, ये आपका क्राइटेरिया नंबर 2 हो गया, और ये आपका क्राइटेरिया नंबर 3 हो गया। ऐसा 3 बॉक्स मैंने बना दिया है। ठीक है, अब यहां देखो बेटा, ऐसे सेल, कुछ सेल ऐसे होते हैं, ऐसे सेल जो हमेशा डिवाइड करता है। ठीक है, हमेशा डिवाइड होता है, एक हो गया। कुछ सेल, कुछ सेल्स क्या करते हैं, स्पेसिफिक टाइम मतलब स्टिमुलेशन के बाद, कुछ सेल स्टिमुलेशन के बाद मतलब स्पेसिफिक स्टिमुलेशन के बाद डिवाइड होते हैं। ठीक है, और कुछ सेल ऐसे हैं जो कभी भी डिवाइड नहीं होते हैं, इसको हम डिफरेंशिएटेड सेल कहते हैं। ठीक है, ऐसे सेल जिसमें सेल डिवीजन नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं, सेल डिवीजन बिल्कुल भी नहीं होता है, ऐसे कौन से सेल हैं? तो बेटा 3 क्राइटेरिया हो जाएंगे हमारे सेल के। एक जो हमेशा डिवाइड करता है, आपके बर्थ से लेकर के आपके डेथ तक ये हमेशा डिवाइड करेगा, जैसे कि आपके बॉडी के स्टेम सेल। आपके बॉडी में जो स्टेम सेल होती है वो आपके बॉडी के नीड के अकॉर्डिंग वैरायटी ऑफ सेल का प्रोडक्शन करता है। ठीक है, मगर कुछ सेल ऐसे होते हैं जैसे कि स्किन। अब ये बताओ, ये जो मेरा स्किन है बेटा, क्या अपने आप डिवाइड करके मल्टीपल लेयर बना के मेरे को ढक देगा क्या? पॉसिबल नहीं है। तो ये बंदे क्या करते हैं, ये बंदे क्या करेंगे, सबसे पहले बेटा ये इसमें डैमेज होगा। अब डैमेज से क्या हुआ, स्टिमुलेशन, और उसी स्टिमुलेशन से आपका ये स्किन सेल डिवाइड होता है। तो तुम्हारा एग्जांपल आ जाएगा सेकंड का, आफ्टर स्टिमुलेशन में स्किन सेल आ जाएगी। पहले में आ जाएगा आपका स्टेम सेल, जैसे कि बोन मैरो, क्योंकि बोन मैरो के सेल जो है वो माइलॉइड और लिम्फॉइड प्रोजेनिटर्स बनाते हैं, जिससे आपके बॉडी के वैरायटी ऑफ सेल्स का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, और जो थर्ड सेल है जो कभी डिवाइड नहीं करता, दैट इज कॉल्ड डिफरेंशिएटेड सेल। और वो डिफरेंशिएटेड सेल आपको पता होगा बेटा, एक तो तुम्हारा नर्व सेल, दूसरा तुम्हारे मसल सेल्स। ठीक है, नर्व सेल हो गए, मसल सेल्स हो गए, और भी आपके बॉडी में कई सारे सेल होते हैं जो कभी भी डिवाइड नहीं करते, मगर मेजर 2 याद रखना, नर्व एंड मसल सेल। ठीक है, और एग्जाम्पल को थोड़ा ना ऐसे ही याद रखना, मसल्स, एकदम प्योर हिंदी मत बोलना, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, हिंदी मीडियम के बच्चों के साथ इशू क्या होती है बेटा, जब आप एग्जाम में
बाइलिंगुअल चूज करते हैं, और बाइलिंगुअल चूज करने के बाद यदि आप दोनों मीडियम के क्वेश्चन को स्टडी करते हैं तो उतने ही आवर्स में आपके पास टाइम कम होता है। और जब आपके पास टाइम कम है तो कैसे कम टाइम में आप क्वेश्चन बना पाएंगे? ओके, सो इसीलिए कोशिश कीजिए कि सबसे पहले आप इंग्लिश मीडियम के कंटेंट को स्टडी करें और उसको बना के देखें। नहीं बनता है तो ठीक है, आप अपने मीडियम में आ सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल याद करते हैं। तो सबसे पहले का एग्जाम्पल आ जाएगा बेटा, आपका आ जाएगा स्टेम सेल। ठीक है, स्टेम सेल में कौन है? तो आपका बोन मैरो आ जाएगा। ठीक है, बोन मैरो आ जाएगा। मतलब एक तरह से जो भी सेल यहाँ होते हैं हमेशा डिवाइड करने वाले, उसको आप ये कह सकते हैं बेटा टोटीपोटेंट सेल कहते हैं। और यदि आपको पता होगा टोटीपोटेंट सेल क्या है, ऐसा सेल जिनके पास पावर होता है कि एक सेल पूरे कंप्लीट ऑर्गेनिज्म को डेवलप कर दे। जैसे हमारे बॉडी में अर्ली स्टेज ऑफ मोरूला, हमारे मोरूला के बेटा जब वो 8 सेल ना 8 सेल स्टेज में होता है जब मोरूला, तो मोरूला के एक एक सेल को निकाल के अलग अलग फीमेल के यूट्रस में पुट कर देंगे तो 8 बेबीज का डेवलपमेंट हो सकता है। मतलब एक सेल से एक बेबी का डेवलपमेंट हो रहा है। और भैया एक सेल से कंप्लीट ऑर्गेनिज्म का बनना, दैट इज द पावर ऑफ टोटीपोटेंट सेल। ओके, मगर कुछ सेल होते हैं जो लिमिटेड होते हैं, कुछ क्राइटेरिया बनाते हैं, तो उनको हम बोलते हैं मल्टीपोटेंट प्लूरीपोटेंट सेल कहते हैं। ठीक है, कुछ सेल स्टिमुलेशन या उद्दीपन के बाद डिवाइड होते हैं, तो उसके एग्जाम्पल में एक मस्त वाला बोलोगे तो एक हो जाएगा बेटा स्किन सेल हो जाएगा। ठीक है, अच्छा स्किन सेल डिवाइड होता है कब? जब उसको स्टिमुलेशन मिलती है। हाँ, बी सेल, बी सेल जो है वो प्लाज्मा सेल में कन्वर्ट होगा, और प्लाज्मा सेल से बनता है बेटा एंटीबॉडी एंड मेमोरी सेल। वो कब बनता है? जब एंटीजन आएगा और उसके कारण इंटरल्यूकिन सिक्रीट होकर के आपके इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करेगा। तो कहीं ना कहीं यहां भी स्टिमुलेशन दिया जा रहा है। ठीक है, ऐसे सेल जो भैया हमारे पास यहाँ पे आएंगे, ऐसे सेल जिसमें सेल डिवीजन नहीं होता है बोल रहे हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल ले लो, तुम्हारे जो नर्व सेल है बेटा, ठीक है, नर्व सेल, इसको तो नर्व ही लिखता हूं बेटा, और एक आ जाएंगे आपके मसल सेल। ठीक है, ये दो एग्जाम्पल आपको बहुत अच्छे से याद रखना है क्योंकि आपके एग्जाम में एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। तो इस तरीके से आपको प्रिपेयर होने का पड़ेगा। ठीक है, चलो कितने टाइप्स के होते हैं हमारा माइटोसिस सेल डिवीजन, या माइटोसिस सेल डिवीजन नहीं लेते, पहले लेते हैं कि भैया सेल डिवीजन कितने तरह के होते हैं। तो चलो इसको पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, बोलते हैं बेटा टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन। ठीक है, सेल डिवीजन के प्रकार की बात करते हैं। कितने प्रकार के सेल डिवीजन होते हैं बेटा? तो 2 प्रकार के सेल डिवीजन होते हैं। एक को कहते हैं आप माइटोसिस, एक को क्या कहते हो? माइटोसिस कहते हो, और एक को आप कहते हो बेटा क्या? मियोसिस कहते हो। ठीक है, मियोसिस कहते हो। माइटोसिस को हिंदी में कहते हैं बेटा समसूत्री विभाजन। ठीक है, समसूत्री विभाजन कहते हैं, और इसको हम कहते हैं बेटा अर्धसूत्री कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? अर्धसूत्री विभाजन के नाम से जानते हैं। नाम से समझ में आ रहा है समसूत्री मतलब जब भी एक सेल से 2 सेल में डिवाइड होगा तो दोनों के पास इक्वल अमाउंट ऑफ क्रोमोसोम जाता है, इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम जाता है। तो ऐसे को हम कहते हैं बेटा समसूत्री विभाजन। मगर मियोसिस सेल डिवीजन में ऐसा नहीं होता, वहां पे हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसफर होता है, इसीलिए इसको रिडक्शनल सेल डिवीजन भी कहते हैं। मतलब एक तुम्हारा हो गया बेटा माइटोसिस और दूसरा हो गया आपका मियोसिस। ठीक है, 2 प्रोसेस हो गई।
हमको एक्चुअल में अभी फिलहाल स्टार्ट करना है, बाद में पढ़ेंगे मियोसिस को। सबसे पहले हमको पढ़ना है बेटा क्या, माइटोसिस पढ़ना है। मगर माइटोसिस के बारे में जान लो, एक बार जब माइटोसिस होगा तो आपके पास रिजल्ट मिलेगा बेटा, दो सेल का फॉर्मेशन होगा। यदि ये डिप्लॉइड है, 2n से मेंशन करेंगे तो डिप्लॉइड, तो दो सेल जो प्रोड्यूस होंगे वो भी 2n ही होंगे। मगर मियोसिस सेल डिवीजन में सबसे पहले क्या होता है, एक सेल में टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम 2n है। ठीक है, 2n अपना भी ले सकते हैं। हम लोग डिप्लॉइड है और हमारे पास टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46 होता है। 46 में जब मियोसिस होती है तो मियोसिस 1 में क्रोमोसोम के नंबर हाफ हो जाते हैं, मतलब 2n से n हो जाता है, 46 से वो 23 हो जाता है। तो यहां पे आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। एक मिनट, मैं अपने आप को बीच में ले आता हूं ताकि चीजें आपको क्लियर हो सके। ये देखो बेटा, यहां से पहले दो सेल बने और हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो गए। फिर यहां से दो सेल बनेगा, यहां से भी दो सेल बनेगा, टोटल एक सेल डिवीजन से चार सेल बनते हैं, चारों के चारों हैप्लॉइड हैं। अब मुझे बताओ, पेरेंटल सेल ये ऊपर वाला है बेटा, तो मुझे बताओ पेरेंटल सेल कैसा है, डिप्लॉइड है, मगर डॉटर सेल कैसा है, हैप्लॉइड। कितने डॉटर सेल है, 4 डॉटर सेल। ठीक है, 4 डॉटर सेल है। पढ़ेंगे, डिफरेंस मैं पूरा बताऊंगा, मगर पहले दोनों के बारे में जान लो और उसके बाद मुझे बताना कि भैया दोनों में डिफरेंस क्या है। आप बताओगे, मैं नोट करूंगा। ठीक है, मगर माइटोसिस सेल डिवीजन में देखो, जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम पेरेंटल के पास था, ठीक है, उतने नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो डॉटर के पास है। ठीक है, इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। तो ये एक मेजर डिफरेंसेस आप बोल सकते हैं। एक बेटा तुम्हारे प्रोकैरियोट, सॉरी प्रोकैरियोट बोलता हूं, आपके माइटोसिस और मियोसिस सेल डिवीजन में एक मेजर डिफरेंसेस आप ये ले सकते हैं। ठीक है, अब हमको स्टार्ट करना है सबसे पहले माइटोसिस या फिर समसूत्री विभाजन को स्टार्ट करना है। यहाँ पे हम कुछ भी नहीं लिखते हैं अभी। ठीक है, चलिए मैं अपने आप को मूव करके कॉर्नर में ले आता हूं बेटा, और हमारा पहला टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं आज का, जिसका नाम है बेटा माइटोसिस नंबर 1। और हिंदी मीडियम के बच्चों अभी से याद करते जाओ, हमको समसूत्री नहीं बोलना, हमको बोलना है माइटोसिस सेल डिवीजन। ठीक है, माइटोसिस सेल डिवीजन। तुम लोगों की भावनाओं को ठेस ना पहुंचे इसलिए लिख रहा हूं समसूत्री विभाजन। ठीक है, ये तुम्हारा हो गया समसूत्री विभाजन। ठीक है, मुझे आती है यार, दोनों हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम सब में पढ़ा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बट यदि आपको एग्जाम को क्रैक करना है, एक मीडियम को चूज करना पड़ेगा और कम टाइम में क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना पड़ेगा। जो टॉपर्स होते हैं वो कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, और मीडियम के चक्कर में पड़ गए तो कहीं ना कहीं हमारा जो टाइम है वो बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, और बर्बादी का असर जो है मैं क्या बताऊं। ठीक है, बताऊंगा बताऊंगा, अभी बीच में शायरी वायरी भूलूंगा, दिल खुश कर दूंगा तुम्हारा, भी टेंशन मत लो। अभी फिलहाल पढ़ने में फोकस करते हैं। ठीक है, तो भैया जो माइटोसिस सेल डिवीजन है, समसूत्री की बात कर रहे हैं बेटा, तो बोलो ये माइटोसिस जो वर्ड है बेटा, देखो लिख रहा हूं मैं ना, माइटोसिस टर्म्स को, माइटोसिस जो तुम्हारा टर्म्स है किसने दिया है भैया, तो बंदी का नाम याद रखना बेटा, फ्लेमिंग है। क्या नाम है इसका, फ्लेमिंग। ठीक है, इंग्लिश अच्छा चलता है, देखो फ्लेमिंग ने आपके समसूत्री विभाजन का टर्म्स आपको प्रोवाइड किया है। ठीक है, क्या रीजन है माइटोसिस सेल डिवीजन होने का। ठीक है, तो यहां पे मैं बात कर देता हूं रीजन फॉर माइटोसिस। माइटोसिस सेल डिवीजन होने के कारण क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले सिंपली यदि कारण की बात करें बेटा, तो कारण दो चीजें हैं, दो थ्योरीज आते हैं जो प्रूव करता है कि माइटोसिस सेल डिवीजन क्यों होता है। ठीक है, एक है बेटा तुम्हारा कर्ण प्लाज्म थ्योरी,
कारण। तो नंबर 1 आ जाता है आपका कर्ण प्लाज्म। ठीक है, यहां पे लिख देता हूं कर्ण प्लाज्म। ठीक है, कर्ण प्लाज्म थ्योरी के नाम से आता है एक कॉन्सेप्ट जो है। और ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है बेटा, अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट माइटोसिस अकर ड्यू टू डिस्ट्रीब्यूशन इन कैरियोप्लाज्म इंडेक्स। अच्छा, ये कैरियोप्लाज्म इंडेक्स क्या है? अब डर जाओगे तुम लोग कि कैरियोप्लाज्म क्या आता है सर, हम तो पहली बार सुन रहे हैं। तो सुनो, 2-4 बार मैं ही सुना दूंगा, फिर बोलोगे हाँ सर मैं बहुत बार सुन चुका हूं। बढ़िया। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले कलर को चेंज कर देते हैं बेटा। इनके पास जो न्यूक्लियस है, मान लो ये न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस में धीरे से क्या हो जाता है, बोल रहे हैं डिवीजन हो जाता है कुछ इस तरह से, ऐसा। और डिवीजन होने के बाद न्यूक्लियस जो है वो सेपरेट हो जाती है। और ये हमारा मान लेते हैं ये बंदा हमारा क्या है, सेल है। ठीक है, ऐसा। फिर सेल क्या करेगा, न्यूक्लियस को इक्वल डिवाइड करने के लिए ये धीरे से यहाँ पे क्लीवेज बनाएगा, यहाँ से धीरे से ये क्लीवेज बनेगा, और ये अल्टीमेटली आपके बन जाएंगे बेटा दो इक्वल साइज के दो सेल। और दोनों के पास व्हाइट कलर का न्यूक्लियस बना देते हैं, एक न्यूक्लियस, यहाँ पे दो न्यूक्लियस। सबसे पहला रीजन कहता है कि इनके कैरियोप्लाज्म में डिस्ट्रीब्यूशन होने के कारण आपका माइटोसिस सेल डिवीजन होता है। ठीक है, तो कर्म प्लाज्म थ्योरी के अनुसार, इसके अनुसार क्या होता है भाई, कैरियो मतलब डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन मतलब बोल सकते हैं बंटवारा होना। ठीक है, किसमें भाई, कैरियोप्लाज्म में, कैरियोप्लाज्म। ठीक है, मतलब ये न्यूक्लियर वाला बात हो रही है, न्यूक्लियर मतलब न्यूक्लियस को बांट देना है। ठीक है, कैरियोप्लाज्म के डिस्ट्रीब्यूशन के कारण, ठीक है, के कारण माइटोसिस होता है। ये तुमको कोई नहीं बताएगा, सीधा माइटोसिस सेल डिवीजन के बारे में स्टार्ट कर देगा। ठीक है भैया, तो तुम तो जानते हो कि हम सीएसईआर नेट की कोचिंग कराते हैं, तो हमको कुछ हायर लेवल के कंटेंट भी पता होता है जो आपके पीजीटी एग्जाम में आएगा। और भैया उसको बनाओगे कैसे तुम? ठीक है, तो उसको बनाने के लिए आपको इस तरह के नॉलेज की नीड होती है। यहाँ पे बेटा जितने साइटोप्लाज्म के कंसंट्रेशन होते हैं और न्यूक्लियस के जो कंसंट्रेशन होते हैं, मतलब अमाउंट, उसके बेस पे डिवीजन होता है। और दूसरा जो रीजन हम बोलते हैं वो है बेटा, आपका नेक्स्ट पेज में देता हूं। माइटोसिस का जो दूसरा रीजन होता है वो होता है आपका सरफेस वॉल्यूम रेशियो। सरफेस वॉल्यूम रेशियो, इसको S अपॉन V बोल दो। याद करो, मैंने तुमको छोटे सेल और बड़े सेल में बताया था, मतलब छोटे आकार के एनिमल और बड़े आकार के जो एनिमल्स होते हैं उनमें एक मेजर डिफरेंस देखने को मिलता है बेटा, सरफेस अपॉन वॉल्यूम रेशियो अलग अलग होता है। अब बताओ, एक सेल में जब न्यूक्लियस का साइज बढ़ जाएगा, ठीक है, क्या बोल रहा हूं मैं, तो यहां पे एक पॉइंट और ऐड कर देते हैं भाई, कि सरफेस वॉल्यूम रेशियो भी एक कारण है बेटा। ठीक है, एक कारण है फॉर व्हाट, सेल डिवीजन। सेल डिवीजन का एक रीजन आप लेके चल सकते हैं इसको। देखना क्या होता है, जब सेल में ग्रोथ होती है या इसका साइज बढ़ता है, तो साइज बढ़ने से इनका जो वॉल्यूम होगा बेटा, वॉल्यूम भी इंक्रीज होता है। वॉल्यूम भी क्या हो जाता है, इंक्रीज। मगर वॉल्यूम के इंक्रीज होने के साथ आपका जो सरफेस एरिया होता है वो धीरे धीरे क्या होते जाता है, कम होते जाता है। साइज बढ़ेगी, सरफेस एरिया कम होते जाएगा। ज्यादा से ज्यादा मटेरियल्स को रखने के लिए ये जो सरफेस होती है बेटा वो इनसफिशियंट हो जाती है। अब क्या होगा, मान लो कि वॉल्यूम बढ़ते गई और आपका सरफेस एरिया जो है वो कम होते गया, तो यस यहाँ पे क्या होगा, आपके नए सेल डिवीजन की शुरुआत हुई, नए सेल डिवीजन की
यहाँ पे क्या होगा बेटा, शुरुआत होती है। समझ में आया बात? तो एक रीजन है सेल डिवीजन या माइटोसिस होने का, क्या है, कैरियोप्लाज्म थ्योरी, जिसमें कहता है कि कैरियोप्लाज्म के डिस्ट्रीब्यूशन के कारण माइटोसिस या सेल डिवीजन होती है। और दूसरा रीजन कहता है कि आपके सेल का जो सरफेस अपॉन वॉल्यूम रेशियो हुआ है, वो भी एक कारण है बेटा, कि सेल के ग्रोथ या साइज के बढ़ने से वॉल्यूम बढ़ती है और सरफेस कम होते जाता है। और सरफेस यदि कम रहा तो उतने सारे मटेरियल को रख कहां पे पाएगा। तो इतने सारे मटेरियल को रखने के लिए सेल क्या कर लेता है, डिवाइड कर लेता है और दोनों क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। तो ये रहा बेटा बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ माइटोसिस। माइटोसिस क्या है, कैसा है, सब कुछ पढ़ेंगे। ठीक है, अभी हम पहले ड्रॉ करते हैं कि क्या क्या हमको पढ़ना है। ठीक है, देखो पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा, सेल का ग्रोथ कराएंगे। तो ग्रोथ को हम कहते हैं, चलो यहां पे मैं लिखता हूं स्टेजेस, स्टेजेस ऑफ सेल डिवीजन। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा सेल के ग्रोथ कराने के लिए हम करते हैं इंटरफेज। ठीक है, इंटरफेज, इंटरफेज में आपको क्या क्या मिल जाएगा, सबसे पहले G1 फेज मिलेगा, G1 फेज के बाद S फेज मिलेगा और S फेज के बाद G2 फेज मिलेगा। ठीक है, अब G2 फेज में जैसे ही हम आगे जाएंगे तो दूसरा फेज आ जाएगा बेटा, जिसको हम कहेंगे माइटोसिस, इसको हम कहते हैं M फेज। ठीक है, मतलब ये तीनों फेज कंप्लीट होने के बाद सेल जो है वो क्या करने चले जाता है, माइटोसिस करने चले जाता है। अब माइटोसिस में बात को समझना, सबसे पहले होता है न्यूक्लियस का डिवीजन। ठीक है, तो यहां पे होता है बेटा, देखो तो इसको मैं क्या करता हूं, एक बॉक्स में पैक करता हूं ताकि किसमें क्या आ रहा है वो समझ में आ जाएगा। ये पूरा फेजेस जो है बेटा इंटरफेज है। ठीक है, अब माइटोसिस में क्या क्या होगा, तो माइटोसिस में सबसे पहले कैरियोकाइनेसिस होता है, कैरियोकाइनेसिस होता है मतलब न्यूक्लियस का डिवीजन। ठीक है, इसको आप हिंदी में भी क्या कहेंगे, कैरियोकाइनेसिस कहेंगे बेटा। ठीक है, कैरियोकाइनेसिस के बाद में साइटोकाइनेसिस होता है, साइटोकाइनेसिस होता है। ठीक है, मतलब साइटोकाइनेसिस का मतलब है साइटोप्लाज्म का डिवीजन। मैं अपने आप को नीचे ले आता हूं ताकि ऊपर आपको दिक्कत में ना हो। ठीक है, या फिर ऊपर का कंटेंट आप समझ गए हैं तो मैं अपने आप को ऊपर ले जा लेता हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, मैं ऊपर हूं, मैं भगवान है, कहीं भी जा सकता है। कैरियोकाइनेसिस के बाद आपका साइटोकाइनेसिस हुआ, ये तो समझ में आ गया बेटा। G2 फेज के बाद कैरियोकाइनेसिस मतलब होता है न्यूक्लियस का डिवीजन, और साइटोकाइनेसिस का मतलब होता है साइटोप्लाज्म का डिवीजन होना। अब न्यूक्लियस का डिवीजन कहां से शुरुआत होती है, तो ये चालू होगा बेटा यहां से, पहले P प्राइम मिनिस्टर एट हाउस, ये चार। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर एट हाउस कहेंगे तो आपको चीजें जो है समझ में आ जाएगी। सेकेंड फेज ये पूरा है, ये पूरा सेकेंड फेज है। माइटोसिस में दोनों आता है, मगर माइटोसिस के अंदर दो आ गए, कैरियो और ठीक है, तो इसको हम क्या करते हैं, ऐसे रख लेते हैं। अच्छा इतना बड़ा नहीं, ऐसा रख लेते हैं। ये देखो, ये इतना अलग है बेटा। मतलब कैरियोकाइनेसिस में क्या क्या आता है, तो सबसे पहले आता है बेटा प्रोफेज। सबसे पहले कौन आएगा, प्रोफेज। प्रोफेज के बाद कौन आता है, मेटाफेज। मेटाफेज के बाद कौन आता है, एनाफेज। एनाफेज के बाद कौन आता है, टीलोफेज। और टीलोफेज के बाद चालू होता है साइटोकाइनेसिस। तो सीक्वेंस देखो, सबसे पहले क्या आया, G1 फेज। G1 फेज के बाद S फेज, S के बाद में G2 फेज, G2 फेज के बाद में प्रोफेज, प्रो के बाद में बेटा मेटाफेज, मेटाफेज के बाद एनाफेज, एनाफेज के बाद टीलोफेज, और टीलोफेज के बाद आता है आपका साइटोकाइनेसिस आता है। देखो कितना आसान है इस लॉजिक को समझना। यदि एग्जाम में क्वेश्चन आया, बताओ
सेल डिवीजन के इवेंट को सीक्वेंस में बनाने के लिए पूछा जाए तो क्या आप बना सकते हैं? ऑफ कोर्स मैं बना सकता हूं। बात समझ में आ रही है? मतलब 4 फेजेस हो गई ना यार। एक हो गया तुम्हारा G1 S G2 और इधर आ गया M फेज। 4 फेजेस हो गई। मगर M फेज के अंदर में 2 फेज, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। अच्छा, कैरियोकाइनेसिस के अंदर भी 4 फेज, पहले प्रोफेज, फिर मेटाफेज, फिर एनाफेज, फिर टीलोफेज। समझ में आ रही बात? ये 4 फेज में तुम्हारा न्यूक्लियस का डिवीजन होता है। अब यदि आपको पूछे कि न्यूक्लियस का डिवीजन कहां से स्टार्ट होता है, तो प्रोफेज से। न्यूक्लियस का डिवीजन कहां कंप्लीट होता है, तो टीलोफेज में कंप्लीट होता है। बात समझ में आ रही है? तो बेटा ऐसे ही कंटेंट हमको पढ़ना है, और यदि इस तरीके से आप स्टडी कर रहे हैं ना, तो डैम श्योर है कि भैया टीचर बनने से तुमको कोई रोक नहीं सकता है। बात समझ में आ रही है? तो और भाई टीचर बनना है तो आपके पास नॉलेज भी बेहतर होना चाहिए, ताकि आगे चल के जब आप किसी का टीचर बनते हैं तो बच्चा बोले यार मेरे टीचर के पास क्या नॉलेज है। ठीक है? कई लोग टीचर के प्रोफेशन में दाग होते हैं जो टाइम पास करने या मस्ती करने चले जाते हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि हमारे बच्चे जो ये वीडियो देख रहे हैं वो एक बेहतर टीचर बनने की ओर अग्रसर हो रहे हैं। और ऐसे टीचर की बहुत नीड है बेटा, स्पेशली हमारे छत्तीसगढ़ में, क्योंकि आपको पता है कि छत्तीसगढ़ में हमारे एजुकेशन सिस्टम में कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम है, और आप जैसे टीचर आएंगे तभी हमारा एजुकेशन सिस्टम बेहतर हो पाएगा। ठीक है? तो भाई मेरा सपोर्ट रहेगा बिल्कुल, उन्हीं के लिए नहीं जो हमारे पेड कोर्स में है बेटा, जो फ्री कोर्स में हमारे यूट्यूब चैनल में भी है। वो यदि कुछ प्रॉब्लम है तो बिल्कुल हमको मैसेज कर सकता है, हम उसका हेल्प बहुत अच्छे से करेंगे। ठीक है? कोई भी गाइडलाइन होगा हम आपको वहां प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है? तो हमारा जो भैया नेक्स्ट वाला जो टॉपिक है जिसको हमको स्टार्ट करना है, वो है बेटा सेल साइकिल डिवीजन, मतलब एम फेज। ठीक है? हमको जो पहले देखना है वो है आपका सेल साइकिल। सेल साइकिल को बोलते हैं बेटा कोशिका चक्र बोलते हैं। और एक क्वेश्चन आपके कोशिका चक्र से आएगा, और दूसरा वाला क्वेश्चन आएगा सेल डिवीजन से। सेल डिवीजन में एक क्वेश्चन आएगा माइटोसिस से, और एक क्वेश्चन आता है बेटा मियोसिस से। मतलब इस चैप्टर से 3 क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। और 3 नहीं आएगा तो एटलीस्ट 2 क्वेश्चन तो आएंगे। ठीक है? तो चलिए उसकी तैयारी करते हैं 2 क्वेश्चन की, और सेल साइकिल को कंप्लीट करते हैं। ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बेटा सेल साइकिल में हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसका ना बेसिक इंट्रोडक्शन को समझ लेते हैं, उसके बाद हम इनके इवेंट्स को डिटेल में क्लियर करेंगे। ठीक है? तो सबसे पहले ये बात को समझ लो बेटा कि आपका जो सेल साइकिल होता है, ठीक है, सेल साइकिल में आपके फेजेस के नाम चलो पहले देखते हैं। सेल साइकिल में क्या क्या फेज होती है उसको सबसे पहले नोट कर लेते हैं। ठीक है? तो ये देखो, सेल साइकिल में, ठीक है, कितने बेटा, आप मान के चलना कि 4 फेजेस होती है। ठीक? 4 फेजेस होती है। कौन कौन सी होती है? तो एम फेज को भी इंक्लूड कर रहे हैं अपन। सबसे पहले होता है बेटा G1 फेज, G1 के बाद होता है एस फेज, एस फेज के बाद होता है G2, और G2 के बाद आते हैं अपन क्या, एम फेज में आते हैं। एम मतलब मान के चलना माइटोसिस, जहां पे सेल का डिवीजन होता है। ठीक है? ये टोटल आपको 4 फेजेस डिटेल में पढ़नी है। तो एक्चुअल में सेल साइकिल है क्या? हम यदि सेल साइकिल को डिफाइन करना चाहेंगे तो क्या बोल सकते हैं बेटा? आपको पता है कि सेल डिवीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जिसके थ्रू हमारे बॉडी में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती है, और रिप्रोडक्शन में भी सेल डिवीजन की नीड होती है। ठीक है? सेल साइकिल में या सेल में डिवीजन से पहले बात समझना। ठीक है भाई? सेल में डिवीजन से पहले, डिवीजन से पहले क्या होता है बेटा, सेल का मतलब डिवीजन के लिए प्रिपरेशन होती है। तो डिवीजन के पहले प्रिपरेशन किया जाता है। ठीक है? प्रिपरेशन किया जाता है ताकि जो सेल है बेटा, सेल सही तरीके से
ठीक है, डिवाइड हो सके। मतलब आपको यदि प्रॉपर सेल का डिवीजन करना है तो उसके पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सेल को प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो बात समझना, सेल को, ठीक है, सेल्स को सेल डिवीजन के लिए, ठीक है, सेल डिवीजन के लिए प्रिपेयर किया जाता है, ठीक है। और यही प्रिपरेशन का फेज प्रिपेयर किया जाता है जिसे हम कहते हैं बेटा इंटरफेस कहते हैं। जिसे हम क्या कहेंगे, तो याद रखना इसको हम कहेंगे इंटरफेस, या इसी को हम प्रिपरेशन फेज के नाम से भी जान सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये वो फेज है जिसमें सेल अपने आप को प्रिपेयर करता है ताकि आगे जाके डिवीजन कर सके। ठीक है, तो ये तो पॉइंट आपको सिंपली समझ में आ रहा है। ओके, तो एक हम क्या करेंगे बेटा, इंटरफेस अलग से ले आएंगे। ठीक है भाई, यहाँ पे हम इंटरफेस को अलग से ले आते हैं और एंड फेस को अलग। ये देखो, यहां से लेकर के आपके G2 फेस तक को हम क्या कहते हैं, इंटरफेस कहते हैं। ठीक है, ये क्या कहलाता है, इंटरफेस कहलाता है। तो भाई इंटरफेस के कई सारे नाम हैं। ठीक है, इंटरफेस को आप कह सकते हैं, देखो इंटरफेस को एक तो क्या क्या कहते हैं, तो सबसे पहला आप बोल सकते हैं प्रिपरेशन फेज कहते हैं। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, प्रिपरेशन फेज कहते हैं। दूसरा, इस फेज में जो आपका सेल साइकिल होता है बेटा, वो अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है, तो इसको आप ना रेस्टिंग फेज भी बोल सकते हैं। क्या कह सकते हैं, रेस्टिंग फेज बोल सकते हैं, जिसमें सेल रेस्ट करता है ताकि कैपेबल हो सके, और कैपेबल होने के बाद ये क्या करता है, डिवाइड करता है। ठीक है, इंटरफेज में क्या होती है, तो यहां पे मैं बोलता हूं बेटा, इसको कहते हैं, दो नाम से पुकारा जाता है, इसको आप देख लेना। हाँ, इंटरफेज में दो चीजें मेन होती है। क्या मेन होती है, तो याद रखना इंटरफेज में सेल का ग्रोथ होता है, ठीक है, डुप्लीकेशन होती है। किसका डुप्लीकेशन होता है बेटा, डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए, जिसको रिप्लीकेशन आप कहते हैं। डीएनए का डुप्लीकेशन होगा, सेल ऑर्गेनेल डुप्लीकेट होंगे, सेल ऑर्गेनेल जो हैं वो डुप्लीकेट होते हैं। ठीक है, एक तरह से साइटोप्लाज्म इंक्रीज होता है बेटा, तो यहां पे लिख रहा हूं मैं साइटोप्लाज्म, ठीक है, ऑल्सो इंक्रीज। ठीक है, इतने सारे इवेंट्स आपके इंटरफेज में होते हैं, मतलब सेल साइकिल में सबसे पहले यही चीजें होंगी। ठीक है, सेल का ग्रोथ, सेल का डेवलपमेंट, डीएनए डबल हो जाएगा, सेल ऑर्गेनेल डबल हो जाएंगे, मतलब साइटोप्लाज्म कंटेंट भी आपका बढ़ जाता है, जिसको हम क्या कहेंगे, सेल साइकिल के इंटरफेज में रखते हैं। ठीक है, तो अब बात ये आती है कि भाई सेल साइकिल क्या है। तो ऐसे स्टेप, सभी स्टेप्स की बात करते हैं, सभी स्टेप्स और इवेंट्स जिसमें सेल के डिवीजन के लिए, सेल के डिवीजन के लिए, ठीक है, सेल के डिवीजन के लिए प्रिपरेशन होता हो, प्रिपरेशन होता हो बेटा, उसे हम क्या कहेंगे, सेल साइकिल कहेंगे, सेल साइकिल कहते हैं। बात समझ में आ गई, मतलब वो सभी इवेंट, जैसे कि सेल को डिवाइड करना, उसके पहले G1 फेज आता है, S फेज आता है, और आपका G2 फेज आता है। इन सभी को हम क्या कह देंगे, प्रिपरेशन फेज कह देंगे, या फिर कह देंगे बेटा सेल साइकिल कह देंगे। ठीक है, तो यहां पे याद रखना, सेल साइकिल, सेल जो साइकिल होता है वो बेटा अंडर कंट्रोल होती है। बात समझना, ये अंडर कंट्रोल होती है, मतलब बिना कंट्रोल के सेल साइकिल कभी भी रेगुलेट नहीं होगा। इस बात को समझिएगा। ठीक है, मतलब इसका निगरानी होता है बेटा, किसके कंट्रोल में होता है, तो याद रखना
एक है सीडीके और दूसरा है बेटा साइक्लिन। सीडीके और साइक्लिन के कंट्रोल में आपका सेल डिवीजन होता है। ठीक है, सीडीके साइक्लिन क्या है मैं भी बताऊंगा आपको। तो सीडीके साइक्लिन के कंट्रोल में आपका सेल साइकिल होता है, अंडर कंट्रोल होता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये देखा जाता है कि सेल साइकिल में कोई भी एरर, ठीक है, सेल साइकिल में किसी भी प्रकार का, ठीक है, एरर या फिर मिस्टेक नहीं होना चाहिए। और ये एरर नहीं होगा, इसको कंट्रोल कौन कर रहा है? तो ऊपर के जो मॉलिक्यूल है बेटा, सिडके और साइक्लिन जो है इसको कंट्रोल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे तो ये चीजें क्लियर हो गई कि हाँ, अच्छा मैं अपने आप को हटा दूं यहाँ से, यहाँ पे रख देता हूँ। तो सेल साइकिल अंडर कंट्रोल होता है सिडके और साइक्लिन के। सेल साइकिल में किसी भी प्रकार का एरर या फिर मिस्टेक कभी भी नहीं हो सकता, इस बात को आप ध्यान देना बेटा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखो, जो आपका सेल साइकिल होता है वो अलग अलग ऑर्गेनिज्म में, ठीक है भाई। तो यहाँ पे लिखता हूं मैं, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में, ठीक है, सेल साइकिल का ड्यूरेशन, सेल साइकिल का जो ड्यूरेशन है बेटा, क्या होता है? अलग होता है। दो का याद कर लो तुम लोग। जैसे एग्जाम्पल ले लो बेटा, नंबर वन, हम अपने बारे में बात कर लेते हैं, ह्यूमन के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, ह्यूमन सेल में डिवीजन 24 घंटे में होती है। एक सेल साइकिल कंप्लीट होती है 24 घंटे में। मगर अच्छा भैया, ह्यूमन सेल भी तो यूकैरियोट है ना, और एक यूकैरियोट की बात करता हूं बेटा, ईस्ट की बात करता हूं। ठीक है, ईस्ट सेल में भी जो डिवीजन होता है उसका टाइम चेंज हो रहा है। देखो प्रोकैरियोट में भी इतना आपको डिफरेंस मिल जाएगा। तो टाइम याद रखो बेटा, यहां मात्र कितना, 90 मिनट में, जबकि ये भी क्या है? यूकैरियोट है। ईस्ट में 90 मिनट में एक सेल साइकिल कंप्लीट होता है, मतलब एक सेल से दो में डिवाइड होता है। और ह्यूमन सेल में 24 घंटे लगते हैं सेल को डिवाइड होने में। ठीक है, तो ये एक डिफरेंस बहुत अच्छे से समझना। अब बात समझो, सेल साइकिल को दो पार्ट में डिवाइड करो, जो हमने पहले भी देख चुका है इसको। ठीक है, क्या क्या चीजें आएगी? तो यहां पे सेंटर में मैं नोट कर रहा हूं बेटा सेल साइकिल, ये आपका सेल साइकिल, या फिर आप बोलो इसको क्या, कोशिका, क्या बोलेंगे बेटा? चक्र बोलेंगे। ठीक है, इस कोशिका चक्र को सबसे पहले क्या करना है? दो पार्ट में डिवाइड कर दो कुछ इस तरह से। पहले वाले टाइप का नाम आप रखेंगे बेटा इंटरफेज। पहले वाले का नाम क्या रखेंगे? इंटरफेज। और सेकेंड वाले का नाम है बेटा एम फेज। मतलब सेल साइकिल के दो फेजेस होते हैं। पहले वाले का नाम आपका इंटरफेज है और सेकेंड वाले का नाम क्या है? एम फेज होता है। ठीक है, एम फेज को डिवीजन फेज भी कहा जाता है, और इंटरफेज के नाम मैंने आपको बताया था पहले ही। अब बात समझो, इंटरफेज में याद रखना कि आपका सेल ग्रोथ करना है, साइज में इसको बहुत बड़ा होना है बेटा। तो बताओ, यदि मुझे साइज में बड़ा होना है तो मैं मेटाबॉलिकली मोस्ट एक्टिव रहूंगा। यदि मेरे सेल के अंदर में मेटाबॉलिज्म होगी, तभी तो बंदा जो है साइज को बढ़ाएगा ना। तो यहाँ पे एक पॉइंट याद रखना, मैं अपने आप को ऊपर ले जा रहा हूँ बेटा, ऊपर की चीजें आपने नोट कर ली होगी। पहला पॉइंट यहाँ पे इंटरफेस की बात करेंगे, तो ये बोलना कि ये सेल इस समय मोस्ट मेटाबॉलिकली, ठीक है, क्या होता है? एक्टिव होता है। मोस्ट एक्टिव होता है मतलब इसमें सबसे ज्यादा मेटाबॉलिक प्रोसेस हो रही होती है। ठीक है, मतलब इसमें बहुत सारे केमिकल रिएक्शन चलेंगे। अच्छा, इसको एक और नाम से भी जानते हैं, तो मैंने कहा था इसको रेस्टिंग फेज भी कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं? रेस्टिंग फेज के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे दो चीजें हो गई बेटा, इंटरफेज को रेस्टिंग फेज कहते हैं, और ये मोस्ट मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है। क्या क्या होती है? अच्छा बेटा,
ह्यूमन का जो सेल साइकिल है वो 24 घंटे का होता है। 24 घंटे में से लगभग 95% जो टाइम है वो इंटरफेस का होता है बेटा। ठीक है, इंटरफेस के साइकिल को ये क्या करता है, ठीक है। तो मतलब ये यार मैक्सिमम टाइम को कंज्यूम कर रहा है। मतलब ये कि याद रखना बेटा, 95% बोलने का मतलब है ऑलमोस्ट ये 23 आवर्स को कंज्यूम कर लेगा। और एम फेज, ठीक है भाई, एम फेज को हम एक्चुअल में क्या कहते हैं, डिवीजन फेज भी कहते हैं। सेल का डिवीजन जो है वो कहाँ होता है, एम फेज में होता है। इंटरफेज में सेल का डिवीजन नहीं होता। और यदि इसके टाइम की बात करें तो इट टेक्स 1 आवर, ठीक है। इसको लगते हैं बेटा मात्र 1 घंटे में आपका जो एम फेज है वो कंप्लीट हो जाता है। जबकि 23 घंटे लगते हैं, 23 आवर्स लगते हैं आपके इंटरफेस को कंप्लीट होने में। ठीक है, तो ये तुम्हारा दोनों में मेजर ऑफ डिफरेंस बोल सकते हैं। ओके, तो चलिए, कौन कौन से फेजेस होते हैं आप जानते हैं बेटा। इंटरफेज में सबसे पहले आता है G1, G1 के बाद S, और S के बाद क्या आता है, G2 फेज आता है। इसी को हम डिटेल में पढ़ते हैं और हमारा सेल साइकिल कंप्लीट हो जाएगा। और सेकेंड वीडियो में हम आपको प्रोवाइड करेंगे माइटोसिस, और माइटोसिस के बाद, ठीक है, थर्ड वीडियो में प्रोवाइड करेंगे मियोसिस। 3 वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। चौथे वीडियो में आपको हम प्रैक्टिस करवाएंगे एमसीक्यू क्वेश्चन। और पांचवे में, मतलब पांचवा वीडियो नहीं होगा उसमें आपका 50 क्वेश्चन का एमसीक्यू आ जाएगा जिसको आपको अटेम्प्ट करना है। ठीक है, तो इमेजिन करो, हम पूरे पीजीटी के सिलेबस को 38 चैप्टर में डिवाइड किया है। 38 इंटू 100 क्वेश्चन, ठीक है। तो 3800 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करेंगे इस पूरे पेड कोर्स में। बताओ, 3800 क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करेंगे तो क्या आपसे क्वेश्चन नहीं बनेंगे? ऑफ कोर्स बनेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम बच्चों को प्रैक्टिस करवाएंगे क्वेश्चन का, और पूरा थ्योरी हम लाइन बाय लाइन बच्चों को प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे हेडिंग डालते हैं बेटा आपका इंटरफेस। और इंटरफेस में क्या क्या चलता है उसको देख लो थोड़ा। ठीक है भाई, तो ये तुम्हारा पॉइंट हो जाएगा नंबर 1, हम पुट कर रहे हैं इंटरफेस का। ठीक है, इंटरफेस में नंबर वन आ जाएगा बेटा आपका जीवन फेज। अच्छा, पहले ना डायग्राम देख लो। ठीक है, पहले हम देख लेते हैं डायग्राम। ये लो बेटा, क्यों ना इसको तीनों फेज को यहीं पे बताएं, और इसके ड्यूरेशन को एक काम करते हैं, ये ऐसा कर लेते हैं। अरे रे रे, ठीक है, ये 2 हो गए। एक को पकड़ो, इसको छोटा कर दो, यहाँ पे सेट कर दो। ठीक है बेटा, अब यहां से स्टार्ट करते हैं आपका फेज। ये इस वाले पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे मैक्सिमम जो फेज होती है बेटा वो होता है आपका जीवन फेज। यहाँ पे मेंशन कर रहा हूं नंबर 1, ये आ जाएगा आपका G1 फेज आ जाएगा। जीवन फेज मैक्सिमम एरिया को कवर करता है, इतने को मैं जीवन फेज ही बोल देता हूँ। हाँ मगर ठीक है, हमारे पास थोड़ा सा टाइम, ऐसा दिखा देता हूँ। इस पूरे फेज को हम क्या कहेंगे, जीवन फेज। जीवन के बाद आता है बेटा तुम्हारा, यहां पे हम नोट कर देते हैं सेकेंड फेज नंबर 2, इसका नाम है एस फेज। एस फेज के बाद आता है आपका G2 फेज। ये पूरा फेज नंबर 3 आ जाएगा, इसको हम कह देंगे G2 फेज कह देंगे। और G2 फेज के बाद में ये छोटा सा जो दिख रहा है ना, इसी को हम कहते हैं बेटा M फेज। ये हमारा चौथा फेज है। तो ये फोर्थ फेज जो कि दूसरा पार्ट इंटरफेज में नहीं आता है वो। ठीक है, टोटल कितने हो गए, 4 फेज। अब इनका ड्यूरेशन देखते जाओ तुम लोग। सबसे ज्यादा कंज्यूम करता है बेटा ये 11 आवर, 11 घंटे का होता है आपका जीवन फेज। 8 आवर्स, 8 घंटे का ना पहला पॉइंट। 8 आवर्स का ड्यूरेशन होता है एस फेज का। 11 और 8 हो गए बेटा 19। ठीक है, G2 फेज में लगता है लगभग 4 आवर्स। तो देखो 11 + 8 हो गया 19, 19 + 4 हो गया तुम्हारा 23, और आपको यहाँ पे लगता है बेटा 1 आवर्स। टोटल हो गए यहाँ पे 24 घंटे का सेल साइकिल।
ठीक है, तो मुझे लगता है कि आपको टाइम भी याद हो रहा है ना, ये यहां पे सेट कर लेता हूं। ठीक है, आपको टाइम भी याद हो रहा है, 11, 8, 4, 1, सबका एक अलग अलग ड्यूरेशन आपको मैं यहां पे बता रहा हूं। अब उसके बाद में जीवन फेज में क्या क्या होता है उसको देखते हैं बेटा। इसको कहते हैं प्री डीएनए सिंथेसिस फेज, मतलब डीएनए सिंथेसिस के पहले। ठीक है ना, तो प्री डीएनए सिंथेसिस फेज कहेंगे इसको। और ये क्या है, तो एस फेज मतलब सिंथेसिस होता है बेटा, इसको क्या कहेंगे, पोस्ट डीएनए कहेंगे। ठीक है ना, तो जीवन फेज का एक नाम तो समझ गए। ठीक है, कितने घंटे में कंप्लीट होता है, तो 11 आवर्स में कंप्लीट होगा। ओके, जीवन फेज को क्या क्या कहते हैं बेटा, जीवन फेज को गैप वन फेज कहते हैं, गैप वन, या फिर ठीक है ग्रोथ वन भी बोल सकते हैं, ग्रोथ वन फेज के नाम से जानते हैं। अब मुझे बताओ कि भैया ये जीवन फेज एक्चुअल में आया क्यों, इसका मेन फंक्शन क्या है बेटा। तो ये बताओ, जीवन के बाद क्या आ रहा है, एस फेज। तो एस फेज में डीएनए का रिप्लिकेशन होता है, और डीएनए रिप्लिकेशन के लिए जिस चीज की रिक्वायरमेंट होती है वो पूरा का पूरा कहां बनता है, तो आपके जीवन फेज में बनता है। ठीक है, तो याद रखना, इंटरवल जीवन फेज को आप बोल सकते हैं इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। देख लो, माइटोसिस और एस फेज के बीच में है, तो ये जो है आप बोल सकते हैं इंटरवल है बेटा, इंटरवल बिटवीन एक माइटोसिस और दूसरा आपका एस फेज, डीएनए सिंथेसिस। ठीक है, एस फेज लिखना पड़ेगा, एस शेप हो गया है, एस फेज। ओके, ये हो गया यहां का पॉइंट। अब यहां पे देखना, तो इसमें तो हम ये भी कह सकते हैं बेटा कि तुम्हारा माइटोसिस और एस फेज के बीच में कौन आता है, तो आप बोल देना कि भैया जीवन फेज आता है। ठीक है, ये तो कंडीशन होगी। अब इसके साथ साथ इसमें हम और क्या कह सकते हैं बेटा, याद रखना, जीवन फेज में सेल का मैक्सिमम ग्रोथ होता है। ठीक है, जीवन फेज में सेल का क्या होता है बोले, मैक्सिमम ग्रोथ यहां पे आपको दिखेगा बेटा, मैक्सिमम ग्रोथ होता है, ये बात होगी। ठीक है भाई। अच्छा, इसके साथ साथ यहाँ पे जीवन फेज में क्या बनता है, तो याद रखना बेटा, ऑल टाइप्स ऑफ प्रोटीन विच आर रिक्वायर्ड इन द एस फेज। ठीक है, सभी प्रकार के प्रोटीन, सभी प्रकार के प्रोटीन जिसकी नीड कहां होगी, जिसकी नीड एस फेज में होती है, एस फेज में होती है, सभी कहां बनते हैं बेटा, तुम्हारे जीवन फेज में प्रोड्यूस होते हैं। बात समझ में आ रही है ना, मतलब हर एक मटेरियल जहां एस फेज में काम आएगा उसको हम कहां पे बनाते हैं, तो उसके पहले बनाते हैं बेटा, जीवन फेज में बनाते हैं। ठीक है, तो जीवन फेज में प्रोड्यूस होता है, ये इसका मेजर की पॉइंट है। ठीक है, क्या क्या बोला, प्री डीएनए सिंथेसिस फेज के नाम से जानते हैं, 11 घंटे का इसका कंप्लीट साइकिल चलता है। जीवन फेज या ग्रोथ ऑन फेज के नाम से जानते हैं, इंटरवल है बिटवीन दी माइटोसिस और डीएनए रेप्लिकेशन। जीवन फेज में सेल का मैक्सिमम ग्रोथ होता है, इस बात को भी आपको वहां पे मेंशन करना है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द सेल ऑर्गेनेल और सेल साइज यहाँ पे बढ़ेंगे। ये देखो, मैं लिख रहा हूं सेल ऑर्गेनेल, अच्छा यहाँ पे मैं हूं क्या, एक मिनट मैं अपने आप को यहाँ पे हटा देता हूँ। ठीक है, याद रखना कि यहाँ पे तुम्हारे सेल ऑर्गेनेल्स प्लस जो सेल की साइज होती है, ठीक है बेटा, ये क्या हो जाती है, मैक्सिमली बढ़ जाती है। तो ये पूरी कहानी हो गई आपके जीवन फेज का। सबसे लॉन्गेस्ट फेज आपको दिख रहा होगा बेटा, ये क्या है, सबसे बड़ा फेज है। तो लॉन्गेस्ट फेज ऑफ सेल साइकिल कौन है, तो जीवन फेज है। एस तो सिंपली आपको लिखा हुआ है, एस फेज में देखो यहाँ पे, यहाँ ना मैं एस फेज लिख दे रहा हूं। एस फेज में क्या होता है, तो याद रखना पहला की पॉइंट है बेटा, डीएनए का रिप्लिकेशन होता है।
डीएनए रिप्लिकेशन कहाँ होता है तो बोलना एस फेज, और दूसरा काम क्या है बोलेंगे तो बता देना सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन भी होता है। ठीक है, सेंट्रियोल एक से दो हो जाते हैं बेटा। सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन कहाँ होगा तो सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन भी आपके एस फेज में होता है, इसको याद रखेंगे। ये हो गया तुम्हारे 2 पॉइंट एस फेज में। एस फेज को हम क्या बोलते हैं बेटा, डीएनए सिंथेसिस फेज कहते हैं। डीएनए को सिंथेसाइज करने वाला, डीएनए सिंथेसिस के फेज के नाम से इसको हम जानते हैं। ठीक है बेटा, इसमें जो अमाउंट ऑफ डीएनए होती है जस्ट डबल हो जाती है। मतलब एम फेज में जब दो सेल डिवाइड हुए हैं तो यहाँ पे 2n और 2c रहा होगा बेटा। ठीक है, अच्छा चलो नेक्स्ट पेज में बताऊंगा 2n 2c क्या है, अभी इसमें नहीं बताता क्योंकि हौच पौच हो गया, कंटेंट बहुत सारा है मैंने ऐड कर दिया है, तो थोड़ा सा ये क्या हो गया बेटा हौच पौच हो गया है। तो इसको मैं अब इधर ले आता हूँ। ठीक है भाई, अब यहाँ पे देखो आप, एस फेज में मेजरली तो दो ही काम होगा बेटा, अमाउंट ऑफ डीएनए पर सेल जो है वो डबल हो जाएगा। ठीक है, मगर क्रोमोसोम के नंबर अभी भी उतना ही रहता है। तो यहाँ पे देखो डीएनए का रिप्लिकेशन हुआ, डीएनए जो है वो क्या हो गया बोलता है, डबल हो गया, मगर अभी भी भाई सेपरेट तो हुआ है नहीं, तो बोल देना अभी भी क्रोमोसोम के नंबर, ठीक है, क्रोमोसोम का जो नंबर है वो उतना ही रहेगा, मतलब 2n ही रहेगा। ठीक है, जितने नंबर ऑफ डिप्लॉयड क्रोमोसोम बोलते हैं ना, 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, तो आप ये मान के चलना कि अभी भी 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम यहाँ पे होंगे, बिल्कुल भी इंक्रीज नहीं होगा। ठीक है, ये तो हो गई एस फेज की बात। अब बेटा आते हैं G2 फेज में। तो G2 फेज में भी जैसे G1 फेज में हुआ था वैसे ही होगा यहाँ पे बेटा। ये एक्चुअल प्रिपरेशन है फॉर एम फेज की। देख लो G2 फेज के बाद क्या आ रहा है, एम फेज आ रहा है। मतलब कोई भी सेल यदि G2 फेज को पास कर रहा है, मतलब उसके पास पूरी प्रिपरेशन हो चुकी है, अब वो डिवीजन करने जाएगा। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि फाइनल फेज है फॉर द माइटोसिस। ठीक है, G2 फेज को गैप 2 या सेकेंड, तो सेकेंड गैप फेज के नाम से इसको जानते हैं बेटा। ठीक है, और ये किसके पहले हो रहा है, माइटोसिस के, इसीलिए इसको बोलते हैं प्री माइटोसिस। क्या कहते हैं, प्री माइटोसिस फेज के नाम से इसको जानेंगे। यहां पे क्या होता है, तो जिस प्रोटीन की रिक्वायरमेंट, बात समझना, जिस प्रोटीन की रिक्वायरमेंट कहां होती है, एम फेज में होती है, एम फेज में होती है, वे सभी G2 फेज में बनते हैं। ठीक है, G2 फेज में बनते हैं बेटा। देखो G1 फेज में वो बनता है जिसकी रिक्वायरमेंट एस फेज में होती है, G2 फेज में वो बनता है जिसकी रिक्वायरमेंट एम फेज में होती है। इसी का नाम तो ग्रोथ वन और ग्रोथ टू फेज है भाई। तो बेटा स्पिंडल फाइबर बनाना है तो क्या चाहिए, ट्यूबुलिन प्रोटीन चाहिए। तो याद रखना G2 फेज में, इसी फेज में ट्यूबुलिन प्रोटीन, ट्यूबुलिन प्रोटीन सिंथेसाइज होता है। ठीक है, ट्यूबुलिन प्रोटीन सिंथेसाइज यहाँ पे होता है। इतना डेटा आप एक पेज में सेट कर लेना, इनफ कंटेंट है बेटा, इतना बहुत बेहतर कंटेंट है। आप इन पूरे को नोट कर लो, और वैसे भी पेड कोर्स में आपको तो मिलेगा ये पीडीएफ। आपको हर वीडियो के बाद आपको ये पीडीएफ मिलती है, पीडीएफ को आपको नोट करना है और जितना ज्यादा हो सके इसको याद करके क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। बस इतना ही आपका काम है, पूरा कंटेंट पूरा क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, सिर्फ आपको क्या करना है, पढ़ना है। ठीक है, मैं ही पढ़ लूंगा तो मैं ही टॉप करूंगा, तुम लोग क्या करोगे। ठीक है, तो टॉप करना भैया, अच्छे नंबर लाना है तो तुमको ये कंटेंट को पढ़ना पड़ेगा। ओके, चलिए अब बेटा आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मैं बता रहा था ना 2n 2c वाला कंडीशन, तो यहाँ पे अगले पेज में आते हैं हम और एक छोटा सा साइकिल बना लेते हैं। ठीक है, ये हमने एक साइकिल बनाई, इसको हम एक कॉपी कर लेते हैं बेटा कुछ ऐसे, और इसके साइज को छोटा कर लेते हैं। ठीक है, ये हो गया बेटा सेल साइकिल। अब इसमें से देख लो भाई, ये वाला तुम्हारा G1 फेज था, पहला वाला। ठीक है, G1 फेज को यहां तक कवर कर लो। ठीक है, यहां तक को बोल देते हैं तुम्हारा सेकेंड फेज, एस फेज।
यहां तक के पोर्शन को हम कह देते हैं बेटा G2 फेज, और ये वाला कह देते हैं छोटा सा M फेज। सबका मैंने टाइम ड्यूरेशन तो बता ही दिया है, ठीक है ना। यदि आपको यहाँ पे सेंटर में अलाइन करना है तो आप ऐसे भी कर सकते हो, लाइनिंग कैप्चर करके दिखा सकते हो कि कहां से कहां तक क्या है, ठीक है भाई। ये देखो, यहां से लेकर के यहां तक तुम्हारा एम फेज है, यहां से लेकर के यहां तक को क्या बोलोगे आप, G1 फेज बोलोगे। ये तुम्हारा पूरा कवर करेगा क्या, ये हो गया तुम्हारा फेजेस, ठीक है। अच्छा, अंदर में टाइम लिख दो बेटा। कितने आवर्स का था ये, 11 आवर्स। ये कितने आवर्स का था, 8 आवर्स। ये कितने आवर का था, 4 आवर्स। और ये कितने आवर्स का था, 1 आरएस का था, ठीक है। 24 घंटे का है। और ये किसकी बात हो रही है, ह्यूमन सेल में डिवीजन की बात हो रही है, ठीक है। ह्यूमन सेल में सेल साइकिल की बात हो रही है। हम ह्यूमन सेल के बारे में ही बात करेंगे भैया, हम ह्यूमन है तो ह्यूमन की बात करेंगे। अब यहाँ पे एक कंडीशन है बेटा कि रेगुलेशन किसके द्वारा होता है, सेल साइकिल का रेगुलेशन, ठीक है। सेल साइकिल का रेगुलेशन कौन करता है बेटा, सीडीके और साइक्लिन करता है। सीडीके और साइक्लिन करता है, कैसे करता है, कहां कहां पे चेक पॉइंट्स होते हैं। और यहाँ पे एक फेज होती है बेटा, G0 फेज कहते हैं। तो इतने फेजेस होती है ऐसा, ठीक है भाई। तो ऐसे आपको फेजेस हमको यहाँ पे बना के रखना है, ठीक है। देखेंगे कि G0 फेज क्या होती है, मगर उसके पहले ये जान लेते हैं कि भैया चेक पॉइंट्स में सीडीके और साइक्लिन कौन कौन से होते हैं। तो चलिए इसमें पहले क्या करते हैं, क्रोमोसोम के नंबर को पहले मेंशन करते हैं बेटा। देखो, जब ये स्टार्ट हुआ था तो 2n और 2c रहा होगा। ये 2n 2c क्या है, यहाँ पे नोट कर देता हूं। देखो, n इज इक्वल और c इज इक्वल बेटा। c मतलब क्रोमोसोम मत मानना, जस्ट उल्टा होता है, c डीएनए के लिए होता है। तो c का मतलब है बेटा नंबर ऑफ डीएनए, और n का मतलब है नंबर ऑफ क्रोमोसोम। बात समझ में आ गई। देखो, अभी एक सेल है जो डिवीजन करने जा रहा है, और उसमें टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम और टोटल नंबर ऑफ डीएनए बराबर है, 2n 2c है। अब देखो, जैसे ही वो G1 फेज को कंप्लीट करेगा तो यहाँ पे आएगा बेटा, यहाँ भी 2n और 2c था। अब बताओ, एस फेज में क्या होता है, डीएनए का डुप्लीकेशन होता है। अब डीएनए कौन है, देखो डीएनए है आपका C बेटा, तो 2n से ये हो जाएगा 4c, डबल हो जाएगा। और क्रोमोसोम के नंबर 2n ही होते हैं, डबल नहीं होंगे। G2 फेज में क्रोमोसोम बनते हैं क्या, नहीं बनते। तो यहां भी तुम्हारा 2n और 4c होगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक की पॉइंट याद रखना कि ये 2n 2c से 4n 4c, सॉरी 2n और 4c जो है, उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम डबल कब होगा, ये यहाँ पे होगा बेटा। मेटा फेज से जब हम एनाफेज में जाएंगे तो एनाफेज वाले जगह पे ये क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो 4n 4c, और ये वापस दो सेल में डिवाइड हो जाएगा, तो 2n 2c हो जाएगी। मतलब 4n 4c एक क्रोमोसोम में है, फिर दो दो अलग अलग सेल बन गया, फिर वापस 2n 2c हो गया। तो यदि आपको बोले कि क्रोमोसोम का नंबर डबल कब होता है, तो बोलना एनाफेज में डबल होता है। यदि आपको बोले कि आपके डीएनए का नंबर डबल कब होता है, तो एस फेज कंप्लीट होने के बाद होता है। ये तो हो गया 2n 2c वाला कॉन्सेप्ट। अब दूसरा है बेटा, चेक पॉइंट की बात करेंगे। तो सबसे पहला चेक पॉइंट कहाँ है, तो याद रखना बिटवीन G0, जिसको क्वेसेंट फेज कहते हैं, और G1 फेज, इन दोनों के बीच में है, ठीक है। इसमें हर जगह तुमको क्या मिलेगा, एक तुमको सीडीके याद करना है, और एक तुमको क्या याद करना है, साइक्लिन याद करना है, ठीक है। हर जगह तुमको सीडीके और साइक्लिन याद करना है। अच्छा सुन लो पहले, इसमें बैरियर बना लो, ठीक है। ये बैरियर बना लो। कहाँ कहाँ चेक पॉइंट है, एक यहाँ पे चेक पॉइंट है बेटा, ठीक है। एक तुम्हारे अर्ली एस फेज में है, और एक तुम्हारे लेट एस फेज में है, टोटल 4 हो गए। उसके बाद में G2 फेज से M फेज में यहाँ पे एक चेक पॉइंट है, और मेटा फेज से एना फेज में एक चेक पॉइंट है, ठीक है। टोटल 1, ये सेकंड नंबर हो जाएगा, ये तुम्हारा थर्ड नंबर हो जाएगा, ये तुम्हारा फोर्थ हो जाएगा, और ये तुम्हारा फिफ्थ हो जाएगा। हर जगह पे सीडीके और साइक्लिन होंगे, तो क्यों ना इसको हम कॉपी करके ले जाएं। ये देखो, यहाँ पे भी सीडीके साइक्लिन होगी। अच्छा रुक जाओ,
ओ, इसको उठा के अच्छे से ले जाना है, यहां पे रखेंगे। ठीक है, चलो कॉपी करते हैं। इस वाले फेज में भी हमको देखना है, ठीक है, इस वाले फेज में भी हमको देखना है, और इस वाले फेज में भी हमको देखना है। इतना हमको याद करना है बेटा। चलो, कहाँ कहाँ है बिटवीन G0 एंड G1 फेज, इसको देखो कहाँ है, G1 और S फेज के बीच में है। G1 और S फेज के बीच में है। ये वाला थर्ड नंबर का देखो तो अर्ली से लेट ना, अर्ली से लेट एस फेज, अर्ली से लेट एस फेज में है। और उसके बाद ये देखो, ये तुम्हारा एस फेज से एस फेज से G2 फेज के बीच में है ये। और लास्ट वाला कहाँ है बेटा, ये तुम्हारे G2 से M फेज के बीच में है, G2 से M फेज के बीच में है। कहाँ है वो भी याद करना है, और कौन है ये भी याद करना है। चलो, कौन है इसका ट्रिक है बेटा, ठीक है। 462211, सीडीके के लिए क्या याद करते हैं, सीडीके 462211, ये ट्रिक है 462211। अब ये सीक्वेंस आप अरेंज कर लो, और जो तुम्हारा साइक्लिन है बेटा, उसको DEAAB क्या याद करना है, DEAAAB। अब समझो बात को, G0 से G1 फेज में कौन सा साइक्लिन सीडीके है, तो सीडीके 46 और साइक्लिन डी। तुम्हारे G1 से S फेज के बीच में कौन है बेटा, सीडीके 2 और साइक्लिन E। तुम्हारे बिटवीन S फेज बोलेंगे सीडीके 2 और साइक्लिन A है। S फेज से G2 फेज में सीडीके 1 और साइक्लिन A है। ठीक है, ये मैं बच्चों को यहाँ पे हट जाता हूँ थोड़ा सा, हाँ, ये मैं बच्चों को क्या करता हूँ बेटा, CSA या नेट में इतना डिटेल पढ़ाता हूँ, और यही कंटेंट आपको कहाँ मिल रही है, आपके पीजीडी के कोर्स में मिल रहा है। और सीडीके साइक्लिन से क्वेश्चन आता है, बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। आपको यहाँ पे सीधा याद करना है और कुछ भी नहीं करना। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा जो इंटरफेज है वो कंप्लीट हो गया है। और इंटरफेज के बाद हमको स्टार्ट करना है क्या, माइटोसिस। मगर हाँ, ये सीडीके और साइक्लिन क्या है बेटा, अभी जो हम बोल रहे थे सीडीके, और एक का नाम हम कह रहे थे साइक्लिन, ये क्या है, के में नाम है ना, लास्ट में के आ रहा है, तो कैटालाइटिक है बेटा ये। मतलब ये एंजाइम की तरह काम करता है, यही काम को रेगुलेट करता है, और इसका काम है बेटा रेगुलेटरी है। वो कैटालाइटिक है तो ये क्या है, रेगुलेटरी है। ठीक है, सीडीके और साइक्लिन दोनों क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। कैसा प्रोटीन है, तो याद रखना रेगुलेटरी प्रोटीन होता है, जो सेल साइकिल में इसकी तरह काम करता है। तो इसको कहा जाता है बेटा, सभी को क्या कहते हैं, चेक पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं, चेक पॉइंट कहते हैं बेटा। समझ में आया, तो ये हो गया तुम्हारा सेल साइकिल के बारे में डिटेल हमने आपको बताया है। अब इसमें से तुम देख लो, इसको हम क्या बोलते हैं, तो यहाँ पे मैं सेट कर दे रहा हूँ, याद रखना कि इसको हम चेक पॉइंट के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इंटरफेज हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। इंटरफेज के बाद हमको क्या कवर करना है, इसके बाद हमको कवर करना है बेटा माइटोसिस सेल डिवीजन को। हाँ, मगर उसके पहले G0 फेज के बारे में भी नोट कर लो। और हाँ भाई, ये मेटाफेज से एनाफेज के बीच में भी एक चेक पॉइंट होता है, उसको नोट कर लो आप। देखो, मेटाफेज से जब हम एनाफेज में जाते हैं, तो इसको चेक पॉइंट नंबर ले लेते हैं, कितना 5 है, तो इसको हम मान लेते हैं बेटा 6। तो 6 नंबर का चेक पॉइंट CP लिख देता हूं। ठीक है, 6 नंबर का चेक पॉइंट का नाम क्या है, एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स, APC। ठीक है, इसका नाम क्या है, एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स क्या करता है बेटा, ट्रांजिशन फ्रॉम मेटाफेज टू एनाफेज। और आपको पता होगा, मेटाफेज में क्रोमोसोम एक लाइन में सेट हो जाते हैं बेटा, इसको टूटने के लिए, दो पार्ट में डिवाइड करने के लिए क्या चाहिए, एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स चाहिए रहता है। यदि ये नहीं है तो कभी भी वो एनाफेज में ट्रांसफर नहीं होगा। तो इस बंदे को भी याद रखो, एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स। और जब जाइगोट बनता है ना बेटा,
तुम्हारे ओवम और स्पर्म जब मिलते हैं तो स्पर्म के पास एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स होता है जो आपके मियोसिस 2 को कंप्लीट कराता है और जाइगोट बनाता है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट मैं आपको रिप्रोडक्शन में तो बताऊंगा। और एक पॉइंट और है बेटा जो बच गया है आपका G0 फेज। G0 फेज को हम क्या कहते हैं, क्विसेंट फेज भी कहते हैं, तो इसको नोट कर लेना। क्या नाम है इसका, क्विसेंट फेज कहते हैं। ये वो फेज है बेटा जब भी कोई सेल में मान लो एरर आया या फिर इसमें कोई चेंजेस हो गया, म्यूटेशन हो गया, ठीक है, ड्यूरिंग सेल डिवीजन के समय में यदि उसमें कोई चेंजेस होता है तो इसको हम ट्रांसफर कर देते हैं कहाँ, G0 फेज में। अब लोगों को लगता है कि G0 फेज में सेल जाके अरेस्ट हो जाता है और मर जाता है, बट ऐसा नहीं है। याद रखना, G0 फेज में, ठीक है, सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव भी होता है। हाईली एक्टिव नहीं होता, मेटाबॉलिकली एक्टिव तो होगा, एक्टिव होता है, मरा नहीं है सेल बेटा, तो मेटाबॉलिक प्रोसेस तो होगी ना इसमें। ठीक है, इनमें मेटाबॉलिक प्रोसेस होती है, मगर हाँ ऐसे सेल में सेल डिवीजन का प्रोसेस नहीं होता। ठीक है, यहां पे बोल सकते हैं नो लॉन्गर प्रोलीफेरेशन, मतलब G0 फेज में सेल क्या नहीं कर सकता, डिवीजन नहीं कर सकता बेटा। ठीक है, नहीं कर सकता। ये लो, बताओ G0 फेज कहां आता है बेटा, तो G0 फेज क्या होता है, मान लो कि कोई सेल है जो कि G1 फेज में है। अब G1 फेज में है वो, और उसमें कुछ एरर आ गई या एस फेज में एरर आ गई, तो तुरंत उसको हम क्या करेंगे, G0 फेज में कन्वर्ट कर देंगे और वो वहां जाकर के लंबे समय तक रिपेयर होगा। ठीक है, अच्छा देखो, G0 फेज में यदि रिपेयर हो गया तो ये वापस नॉर्मल होकर के आएगा और इसमें सेल डिवीजन का प्रोसेस होगा। ठीक है, मगर ये नॉट एबल टू रिपेयर, यदि मान लो रिपेयर नहीं हुआ, तो रिपेयर ना होने पे क्या होता है, इसका बेटा पीसीडी हो जाता है, प्रोग्राम सेल डेथ हो जाता है। ठीक है, प्रोग्राम्ड सेल डेथ, मतलब उसका क्या हो जाएगा, एपोप्टोसिस हो जाएगा। एपोप्टोसिस का मतलब है सेल को डिग्रेड करके मार देना। मगर हाँ, इसमें मैं जो की पॉइंट बता रहा हूं ना, इसमें पूरे पॉइंट में सबसे अच्छा पॉइंट क्या है, तो इस फेज में अभी भी मेटाबॉलिकली एक्टिव तो होगा ही आपका सेल। ठीक है, ये हो गई बात क्वेसेंट सेल की। ठीक है, ये जीवन फेज से एंटर होता है बेटा इनएक्टिव फेज में। G0 फेज में कैसे आता है, तो याद रखना, जीवन फेज से आता है वो कहाँ, G0 फेज में आता है। तो इस सीक्वेंस को भी आपको याद रखना है। यदि पूछे कि हमारा जो सेल है वो कौन से फेज से आता है, तो आप बोल सकते हैं, यहां पे रखता हूं मैं अपने आप को, तो हम बोल सकते हैं कि हाँ भाई, G1 फेज से वो G0 फेज में आता है रिपेयर होने के लिए। रिपेयर हुआ तो वापस चले जाएगा सेल डिवीजन के लिए। यदि रिपेयर नहीं हो पाया तो उसका हो जाता है एपोप्टोसिस या डिग्रेडेशन, और वो सेल खत्म हो जाएगा, उसका कुछ भी नहीं होता है। ओके, तो ये पूरी कहानी कंप्लीट हो गई आपके सेल साइकिल का। हमको बेटा नेक्स्ट जो टॉपिक कवर करना है वो है आपका माइटोसिस। नंबर 2 पॉइंट बोल सकते हैं। क्या पढ़ना है हमको, माइटोसिस। माइटोसिस को हम क्या कहते हैं, सम सूत्री विभाजन कहते हैं। ठीक है, तो समसूत्री विभाजन को हमको डिटेल में देखना है, मगर ये हम देखेंगे किसमें, नेक्स्ट वीडियो में हम इसको कवर करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही बेटा। इस कंटेंट को मैं आपको YouTube में फ्री में प्रोवाइड करूंगा। 2 चैप्टर प्रोवाइड करने के बाद बाकी जो लेक्चर्स होते हैं वो सिर्फ पेड कोर्स में हमारे वेबसाइट में मिलेंगी। तो अभी तक यदि आपने परचेस नहीं किया है तो हमारे कोर्स को परचेस कर सकते हैं। 1000 का कूपन आज भी मेरे स्टूडेंट को मिल रहा है। 4999 का कोर्स आपको 3999 में मिल जाएगा। बहुत ही अच्छा कंटेंट देखने को मिलेगा यूट्यूब में, या फिर बहुत सारे छत्तीसगढ़ में ऐसे बहुत सारे कोर्सेज चल रहे हैं जिसमें लोग पीजीडी की तैयारी करवा रहे हैं, मगर बेटा वहां पे स्पेशलाइज्ड बायो के फैकल्टीज नहीं है जो आपको बायोलॉजी पढ़ाते हैं।
उनको कंटेंट और डेप्थ नॉलेज नहीं होती है, जिसके कारण वो क्या करते हैं, बायोलॉजी को ऊपर ऊपर से आपको पढ़ा के चले जाते हैं। इससे ये होता है कि 9th-10th के लेवल की बायोलॉजी ही आप पढ़ पाते हैं। मगर यदि हायर लेवल की बायोलॉजी आपको पढ़ना है तो यस, ऐसे कैंडिडेट से पढ़िए जिनके पास बहुत अच्छी नॉलेज है, बहुत सारे लोग होंगे, ठीक है, उनसे आप पढ़ सकते हैं। मेरे कंटेंट अच्छे लग रहे हैं तो मुझसे पढ़ सकते हैं। तो दूसरे वीडियो में हम आपको प्रोवाइड करेंगे माइटोसिस। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।